मेरा नाम रोहित और स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल बिजनेस सेंटर में। तो आज हम बताने वाले हैं बीबीयू या तो फिर बीबीएमक्यू सेमेस्टर 5 पॉलिटिकल साइंस डीएससी 1A का एक क्वेश्चन क्या है कि संहिताकरण की परिभाषा देना है, उसके बाद फिर इसका गुण बताना और इसका दोष बताना। तो सबसे पहले मैं आप सभी को क्लियर कर दूँ कि संहिताकरण होता क्या है। ठीक है, तो देखिए संहिताकरण मतलब क्या होता है। तो संहिता का अर्थ जो होता है ना वो संग्रह होता है, इकट्ठा करना, एक साथ मेल करना। ठीक है, संहिता का मतलब होता है एक साथ इकट्ठा करना, एक साथ मेल करना, है ना। एक साथ मतलब कोई भी चीज़ों को एक साथ करना। ठीक है, और करण का मतलब तो उसी चीज़ों को बढ़ावा देना, यानी कि कोई भी चीज़ों को एक साथ करने के लिए बहुत ज़्यादा कदम उठाया जाएगा, बहुत ज़्यादा प्रयास किया जाएगा, तो उसी को बोलते हैं संहिताकरण। ठीक है, अब ये हम लोग पढ़ रहे हैं इंटरनेशनल लॉ के अंदर है संहिताकरण। ठीक है, यानी अंतर्राष्ट्रीय कानून के बारे में। तो आप मुझे ये बताइए कि जितने भी सारा हमारा अंतर्राष्ट्रीय कानून बना हुआ वो संहिताकरण का ही देन है। कैसे संहिताकरण का देन? क्योंकि सारा मतलब देश को देख करके, सारे देश को सोच समझ करके एक नियम कानून बनाया गया, सारे नियम कानून को एक संग्रह किया गया है। हमारे जितने भी सारे देश का नियम कानून है, क्या सबका अलग अलग है? क्या नहीं। पाकिस्तान है, भारत है, नेपाल, जितने भी सारे देश हैं सभी के लिए नियम बना हुआ है। उन लोग युद्ध नहीं कर सकते हैं बिना, अगर कोई बिना किसी पर कहे पूछे आक्रमण कर देता तो ये नियम के खिलाफ है। तो ये हमारा नियम बना हुआ है, संग्रह हुआ है, और इस चीज़ों को देखते हुए हुआ कि ताकि कोई चीज़ एक दूसरे देश को नुकसान ना पहुंचे। तो कहीं ना कहीं सारा देश को देख करके एक नियम को संग्रह किया गया, नियम को इकट्ठा किया गया है। जैसे आप ही लोग समझ जाओ कि हमारे संविधान में नियम इकट्ठा किया गया या नहीं किया गया है, कि हमारे देश में जितने भी सारे नियम कानून है, अगर किसी को लगता है कि ये नियम कानून का मतलब संविधान में लिखा जाना चाहिए तो संविधान में लिख दिया जाता है। लेकिन हाँ, बहुत सोचने समझने के बाद इकट्ठा किया जाता है, कानून को संग्रह किया जाता है कानून को। ठीक है, और उस संग्रह के बाद फिर क्या होता है, देश को चलाना बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि वहाँ से नियम रहता है स्पष्ट। तो वहाँ से बहुत सारे लोग डरते भी हैं कि इस तरह से हम करेंगे तो हमें सज़ा मिलेगा, या तो फिर हम बेशक भी होते हैं कि हमें अगर कोई क्या कर रहा है, फिर अत्याचार कर रहा है या तो नियम के खिलाफ कर रहा है, तो हम भी आवाज़ उठाते हैं। आज अगर पुलिस गलत करती है तो हम लोग कदम उठाते हैं कि संविधान में जो चीज़ें नहीं लिखा हुआ वो पुलिस अगर कर रही है, पुलिस को अधिकार नहीं है कि वो किसी को भी मार सकती है, फिर भी मारती है तो हम लोग एक्शन ले लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ये किसका रीजन है? संहिताकरण का रीजन है। क्योंकि हमारे नियम जो लिखे होते हैं ना, जब कोई भी चीज़ का लिखावट रूप आ जाता है ना तो कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, आप लोग शादी ब्याह में देखे होंगे, शादी ब्याह का नियम कहीं नहीं लिखा हुआ है कि शादी कैसे करना नहीं करना है। सो हम लोग पूजा पाठ करते हैं, वहाँ पे नियम कानून नहीं लिखा होता है कि कैसे करते नहीं करते। तो हम लोग पंडित जी वगैरह से पूछते हैं और देखा सीखे इधर उधर से करते हैं। लेकिन वही अगर शादी का नियम कहीं लिखा होता तो आज हम लोग भी जानते हैं कि शादी कैसे किया जाता, नहीं किया जाता। ठीक है, हालांकि हम लोग तो देख सुन करके सीख गए, लेकिन इसका कानून तो कहीं नहीं लिखा गया है। ठीक है, तो संहिताकरण का मतलब वही होता है। उसका फिर गुण और दोष देखेंगे। ठीक है, संहिताकरण का अर्थ, संहिता का अर्थ होता है संग्रह, और संहिताकरण का अर्थ किसी विषय के नियमों को संहिता का रूप देना। देखिए, किसी भी विषय के नियमों को, किसी भी चाहे विषय हो, चाहे शादी को लेकर के, चाहे बेटी बचाओ, चाहे कितना उम्र में शादी करना नहीं करना, ये सब किसी भी चीज़ों से रिलेटेड संहिता का रूप देना। संहिता का रूप देना मतलब उसके नियम को संहिता करना, मतलब संग्रह करना, उसके नियम को क्या करना, संग्रह करना, इकट्ठा करना। ठीक है, मतलब आप लोग कुल मिलाकर के समझो, कोई भी नियम कानून को एक बुक का रूप देना, किताब का रूप देना। अगर हम उस किताब में लिख देते हैं, कॉपी में लिख देते हैं, ठीक है, कि ये नियम होना चाहिए, तो उसी को बोलते हैं संहिताकरण। तो हम लोग देश में हम कानून को क्या हम लोग किताब में लिखे करेंगे? नहीं, बल्कि एक संविधान के रूप में किया जाता है। ठीक है ना। अब देखते हैं संविधान की परिभाषा। तो कुछ अलग अलग विद्वानों ने संहिताकरण का अलग अलग परिभाषा दिया है, जो कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ये परिभाषा को थोड़ा सा ध्यान में रखें। सामर्थ्य के अनुसार इसने कहा कि समस्त नियम संग्रह को अधिनियम नियम के रूप में बदलने की प्रक्रिया को संहिताकरण कहते हैं। जैसे देखिए, इसने क्या कहा कि इसने कहा कि समस्त नियम संग्रह, जितने भी सारे नियम का संग्रह है, यानी कि जो भी हम नियम को संग्रह कर लेते हैं, एक साथ इकट्ठा कर लेते हैं, उसको नियम के रूप में अधिनियमित नियम के रूप में, अधिनियमित मतलब क्या, उसको नियमित हमेशा के लिए, है ना, क्या करना, नियम के रूप में बदल देने की प्रक्रिया को संहिताकरण कहते हैं। जैसे हम मान लो कि बहुत सारे नियम कानून को इकट्ठा कर लिए, अब उस नियम कानून को हम क्या करेंगे, हमेशा के लिए लागू कर देंगे, या तो फिर लोगों पर लागू कर देंगे, और मानिए कि उस सिस्टम को चालू कर देंगे। ठीक है, तो वही हमारा क्या कहलाता है, हमारा ये कहलाता है यानी कि संहिताकरण। ऐसा किसने कहा? सामर्थ्य ने कहा। ठीक है, और भी आगे इसने क्या कहा, इसने कहा कि संहिताकरण से नियम में योजनाबद्ध तरीके से विकास करने की निश्चितता, सरलता और तर्कता, संगतता लाने का प्रयास किया जाता है। देखिए, नीचे से बात है कि संहिताकरण से क्या होता है, एक तर्कसंगत मतलब हम क्या कह रहे हैं, वो क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है, उस सभी को मिला करके एक नियम बनाया जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो कह रहा है तो उसका नियम अलग बनेगा, मेरा नियम अलग बनेगा, बल्कि सभी के साथ मिला करके, संग्रह करके एक नियम बनाया जाता है उसको। ठीक है,
इस प्रकार संहिताकरण किसी भी विधि को विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं। और जो संहिताकरण होती है ना, वो किसी भी नियम कानून को विस्तार पूर्वक चर्चा करती है। ये नहीं कि मान लो हमें नियम बनाना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो इस पर ऐसा नहीं कि छोटा मोटा नियम बनेगा, बल्कि इस पर एक विस्तार चर्चा किया जाता है कि नियम क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। बहुत सोचने समझने के बाद क्या किया जाता है, इसका नियम वगैरह बनाया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं क्रेस के अनुसार। इसने कहा कि संहिताकरण किसी विशिष्ट बिंदु पर विधि घोषित नहीं करती है, मतलब विशिष्ट बिंदु पर कोई खास बिंदु पर ये कोई नियम कानून को घोषित नहीं करता, बल्कि किसी भी विशिष्ट विषय के बारे में संपूर्ण विधि को संहिता के माध्यम से घोषित करती है। मतलब ये कोई छोटा मोटा चीज़ों पर नियम ना ही लागू करते, बल्कि उसी के बारे में जो एक विशिष्ट यानी कि बहुत ही बड़ा लेवल पर वो विस्तार से क्या करती है, उसका चर्चा करते हैं, विस्तार से उसके बारे में जानने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, अब संहिताकरण का गुण, तो संहिताकरण का निम्नलिखित गुण है। अब यहाँ पे हम आप लोग देख सकते हैं कि मैंने नंबर 1 लिखा है विधि का सुनिश्चित होना। अब इसके मैंने नीचे नहीं लिखा क्योंकि समय नहीं था, तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, आपको लिख लेना। ठीक है, एग्जाम में आपको हेडिंग डालना है संहिताकरण का गुण, इसका निम्नलिखित गुण है। पहला डालना विधि का सुनिश्चित होना। अब उसके नीचे आपको एक्सप्लेन कर देना इसके बारे में। ठीक है, तो क्या लिखना है, सो देखिए विधि का सुनिश्चित होना। जब क्या होता है ना, संहिताकरण लागू हो जाता है, कि कानूनों का इकट्ठा हो जाता है, एकत्रित हो जाता है ना, तो उससे क्या होता है, नियम कानून में सुनिश्चित हो जाता है। हमें पता चल जाता है कि हमारे पास कितने नियम बने हुए हैं, क्या नियम बने हुए हैं और कौन सा नियम किस प्रकार के हैं। अगर नियम नहीं लिखा होता तो हमें पता नहीं चलता, तो कहीं ना कहीं नियम कानून का सुनिश्चित हो जाता है, हमें स्पष्ट रूप से पता चल जाता है। ठीक है, दूसरा भ्रम को मिटाना, और जो हमारे अंदर भ्रम होता है ना, वो मिट जाता है। ठीक है, भ्रम किस प्रकार का भ्रम, जैसे मान लो कि हम लोग अगर कुछ चाहें कि किसी का मर्डर कर देना है, हमें ये काम कर लेना, वो काम कर लेना, तो हमारा भ्रम मिट जाता है। अगर वो संविधान के अंदर वो काम नहीं करना तो भ्रम मिट जाता है कि ये नहीं, तुम्हें गलत है, और अगर गलत करोगे तो पकड़े जाओगे। ठीक है, फिर पिटे जाओगे। तो हमारे भ्रम को भी क्या करती है, मिटा देती है। जो हमारा भ्रम है, जो हमारा गलत सोच है, वो सब चीज़ों को क्या करती है, मिटाती है। कानून की व्यवस्था सरल होना, और कानून की जो व्यवस्था है ना, वो सरल हो जाता है। कैसे सरल हो जाता है, क्योंकि देखिए आज हम लोग क्या करते हैं, पुलिस अगर एक भी पुलिस है ना, तो 10 लोगों को रोक सकता है, बलवान से बलवान लोगों को रोक सकता है। क्यों, क्योंकि उसको नियम ने बना रखा है उसको। हम सभी को पता है कि अगर हम पुलिस पर हाथ उठाते हैं, भले हम एक पुलिस से मजबूत हैं, ठीक है, फिर भी अगर हम पुलिस पर हाथ उठाते तो कहीं ना कहीं नियम का उल्लंघन, और फिर वो हमें सजा देगा। लेकिन वही अगर नियम नहीं होता तो आज पुलिस का कोई वैल्यू नहीं रहता। ठीक है, अगर पुलिस से ज़्यादा बलवान कोई दूसरा आदमी होता तो शायद उसे मार के चल जाता। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया कि कानून की व्यवस्था सरल होना, तो कानून की जो व्यवस्था होता है ना, वो सरल हो जाता है। कानून का एक सिस्टमेटिक तरीका से चलाया जाता है। ठीक है, कि हाँ, हम अगर मान लो कि इस पर हाथ उठाएंगे तो हमें फांसी दिया जाएगा, चाहे तो हमें क्या जेल भेजा जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमें नियम से डर बना हुआ है। तो नियम कितना सरल हो गया है ना, नियम कितना सरल हो गया। अब देखिए विधि का सरलता से उपलब्ध होना। अब देखिए नियम कानून जो होता है ना, वो सरलता से क्या होता है, उपलब्ध हो जाता है। जितने भी सारे नियम कानून को अगर लिखा जाएगा, संहिताकरण के तहत अगर नियम कानून को लिखा जाता है, ठीक है, तो हमें आसानी से क्या हो जाता है, उपलब्ध हो जाता है। ऐसा नहीं कि हमें किसी से पूछना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है। जब कोई भी नियम कानून बनता है तो वो सभी जनता को पता चल जाता है, यानी सरलता से उपलब्ध हो जाता है। नियम कानून जब बनेगा ही नहीं तो पता चलेगा, किसी को नहीं पता चलेगा। ठीक है, कानून के स्वरूप का ज्ञान होना, और कानून का स्वरूप पता चल जाता है। स्वरूप मतलब कि कानून के अंदर क्या है, नहीं है, कौन से बातें हैं, नहीं है, उनके स्वरूप पता चल जाता है। ठीक है, अगर छठा का बात करें तो न्यायाधीश का कार्य सरल हो जाता है। न्यायाधीश का कार्य क्या सरल है, मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि जो न्याय करने वाला होता है ना, उसको उसके काम में मतलब ना सरल हो जाता है, सिंपल हो जाता है। क्यों, देखिए कानून वाला इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा, वो देखेगा कि तुमने कौन सा जुर्म किया है, कौन सा गलत काम किया, और वो कानून तुम्हें उस गलत के लिए कितना सज़ा दे रहा है। अगर तुम कानून के अनुसार में अगर लिखा हुआ कि तुम ये गलती पर तुम्हें फांसी मिलेगा, तो क्या करेगा न्यायाधीश, कुछ नहीं करेगा, सीधा सीधी बोलेगा कि आपने ये गलती की हो और आप इस नियम के खिलाफ किए हो, इसलिए आपको ये सज़ा दिया जाएगा। वो इतना अपने मन से सोचता है क्या, नहीं, जिस नियम में जिस तरीक़ा से पुनिशमेंट मिला उसी प्रकार से पुनिशमेंट वो देता है। अगर छोटा मोटा कानून है, छोटा मोटा अगर अपराध किए हो तो नियम में लिखा हुआ है कि छोटा मोटा अपराध के लिए उसको माफ़ कर दिया जाए, बस छोटा मोटा सज़ा दिया जाना चाहिए, तो वो भी आपको छोटा मोटा सज़ा देगा। तो कहीं ना कहीं उसको भी क्या है, मतलब वो भी कॉन्फिडेंस में रहता है, वो भी उसको भी कोई भी काम करने में ज़्यादा झमेला नहीं करना पड़ता है। अब देखिए विरोधी कानून का रुकावट, और जो विरोधी कानून होता है ना, वो रुक जाता है। विरोधी कानून रुकने का मतलब क्या होता है, मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई नियम कानून बन गया, ठीक है, कोई नियम कानून बन गया, जैसे कि अभी आप लोग देखे होंगे कि जो मान लो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, ये हमारा नियम बना हुआ है। अब हम लोग चाहेंगे कि नहीं, बेटी को नहीं पढ़ाना चाहिए, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, जो विरोधी का कानून है ना, जो हम विरोध का कानून बना रहे हैं, ये नहीं बन सकता है। क्यों, क्योंकि इसके पहले एक कानून बना हुआ है
और हाँ, ये भी कानून बन सकता है, लेकिन अभी ये कानून नहीं बन सकता क्योंकि ये कानून विरोधी है। किसका विरोधी है कि इसके पहले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कानून बन चुका है, तो उसमें से वो हमारा इम्पोर्टेंट है, तो उसके विरोध हो गया कि हम बोल रहे हैं कि बेटी नहीं पढ़ाना चाहिए, तो ये हमारा क्या हो गया, विरोधी हो गया। तो इस नियम को वहाँ पे नहीं लागू किया जाएगा क्योंकि इसके पहले एक नियम लागू हो चुका है। ठीक है, अब देखिए संहिताकरण का दोष, यानी कि इसका कहाँ पे मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करता है ये, तो मत का भिन्नता। अब देखिए यहाँ पे होता क्या, जब संहिताकरण लागू होता है तो बहुत सारा प्रॉब्लम आता है। मान लो कि नियम कानून बनाना है तो किसी राज्य का कुछ अलग विचार रहता है, तो किसी राज्य का अलग विचार रहता है, तो दूसरे राज्य का अलग विचार रहता है। अब अलग अलग विचार होता है सबका ना, तो उस टाइम में ना कोई भी नियम कानून बनाना बहुत बड़ी बात होता है, क्योंकि वो कुछ कहता है वो कुछ कहता है, फिर भी किसी ना किसी तरीके से सारी चीज़ों का अरेंजमेंट कर कर क्या किया जाता है, नियम कानून बनाया जाता है। तो ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि संहिताकरण में जो नियम कानून को एकत्रित किया जाता है बहुत ही सोच समझ के किया जाता है, उसके बाद कानून बनता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए संहिताकरण कौन करेगा। अब सबसे बड़ी बात है कि संहिताकरण करेगा कौन, यानी कि नियम कानून को इकट्ठा कौन करेगा, इसके बारे में सोच विचार कौन करेगा, इस पर भी एक समस्या उत्पन्न होती है। तो आपको इसको नीचे एक्सप्लेन करना है, बस पॉइंट लिख करके छोड़ना नहीं है, नहीं तो 2 ही पेज में खत्म। तीसरा जटिलता, और इसमें बहुत सारी जटिलता है क्योंकि संहिताकरण में बहुत सारी जटिलता है। कैसे जटिलता है, तो देखिए नियम कानून जो होती है उसको एकत्रित करना, कौन सा नियम को लागू करना, कौन सा नियम को हटा देना, कौन सा नियम अच्छा रहेगा जनता के लिए, कौन सा नहीं रहेगा, ये सब चीज़ों पर विचार किया जाता है। उसके बाद कानून को एकत्रित किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, फिर उसे लागू किया जाता है। ठीक है, और उसमें ये भी देखा जाता है कि इसका मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ से देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे पूरा ये कंप्लीट हो गया। अब निष्कर्ष के रूप में लिख सकते हो कि किसी भी कानून के लिए संहिताकरण बहुत ही ज़रूरी होता है। संहिताकरण से किसी भी देश को चलाना आसान हो जाता है और देश का अर्थव्यवस्था अच्छा रूप से चलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।